देखना है कि 1 घंटे बाद निक क्या जवाब देता है। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, वो तुम्हारे नाम से खौफजदा है, उससे छुटकारा पाना उसके लिए बहुत अहम है। इसके मुकाबले में वो सोबराज का मुतबादल आसानी से तलाश कर सकते हैं। तुम देख लेना कि निक का जवाब इस बात में होगा। वीरा पुरयकीन लहजे में बोली, वो हमें डबल क्रॉस भी कर सकता है। कर्नल दावर से वादा कर ले और अमली तौर पर सोबराज के खिलाफ कोई कदम न उठाए। सुल्तान शाह ने अपना खदशा जाहिर किया। यह नामुमकिन है, मैंने उसे यकीन दिलाया। मेरी बुनियादी शर्त यही होगी, सोबराज का अंजाम सामने आने के बाद डैनी के बारे में कोई बात हो सकेगी। वो मिट्टी का पुतला और अकल से पैदल नहीं है। उसे भी शुबा हो सकता है कि सोबराज को मरवा कर तुम अपनी बात से फिर जाओगे। सुल्तान शाह ने इसरार किया, यह महज क्या सराहियां हैं। गजाला ने गुफ्तगू में दोबारा हिस्सा लेते हुए कहा, असल बात उसी वक्त सामने आएगी जब ये 1 घंटे बाद दोबारा उससे बात करेंगे। सब कुछ पहले से सोचा और तय नहीं किया जा सकता। इनको फिलबदी उसकी हर बात का भरपूर जवाब देना होगा। यह तुमने लाख रुपए की बात कही है। यह डैनी की जहानत का इम्तिहान होगा कि वो निक को कैसे हैंडल करता है। वीरा ने मुसर्रत से कहा। मैं मुस्कुरा कर रह गया। मेरे लिए इस मरहले पर कुछ कहना बेकार था। सब कुछ हो गया, मगर एक बात रह रहकर मेरे जहन में चुप रही है। गजाला ने इस बार बराह रास्त वीरा को मुखातिब करके कहा, इजाजत हो तो पूछ लूं? मालूम होता है कि तुम्हारे जहन में कोई जहरीला ख्याल आया है। वीरा बोली, तुम मिसेस डैनी हो, तुम्हें 7 खून माफ है, जो चाहो पूछ सकती हो। मेरी समझ में नहीं आता कि सोबराज जैसा चालाक और मकार शख्स इतनी आसानी से तुम्हारी चाल में कैसे आ गया कि तुम्हें नहायत आसानी के साथ उसके चुंगल से निजात मिल गई। नताइज देख लेने के बाद तुम्हें यह सवाल नहीं करना चाहिए था। वीरा ने खुश्क लहजे में कहा, नताइज ही ने मुझे यह समझने पर मजबूर किया कि तुम्हें बाहर भेजने का फैसला करते हुए सोबराज की अकल पर पर्दा पड़ गया था। यह तुम्हारी भूल है। उसने अपनी दानिश में बिल्कुल सही और दानिशमंदाना फैसला किया था। मैंने वीरा की हमायत की। क्या वो ये भूल गया था कि वीरा बहुत चालाक और इसके आदमियों को जुल्म देकर निकल सकती है? एक औरत या लड़की कितनी ही चालाक और जोर आवर क्यों ना हो, 4 तजर्बाकार आदमियों के नरगे से फरार नहीं हो सकती। इस बार सुल्तान शाह ने वीरा की वकालत की। सोबराज ने यही सोचकर वीरा को अपने 4 मुंतखब आदमियों के साथ भेजा होगा। यह वीरा के मुकद्दर की यावरी थी कि उसे बर वक्त दोनों जहरीली अंगूठियां याद आ गईं और इसने इन्हें बेहतरीन तरीके से बैक वक्त इस्तेमाल करके हालात का पांसा पलट दिया। सोबराज ने अपनी दानिश में वीरा को बिल्कुल गैर मुसल्ला कर दिया था। वो सोच में नहीं सका होगा कि वीरा की उंगलियों में पड़ी हुई अंगूठियां जरूरत के वक्त मुअस्सर तरीन हथियारों में बदल सकती हैं। ये सब बाद में पेश आने वाले वाकयात थे। सोबराज को क्या जरूरत थी कि वो वीरा को अपने आदमियों के साथ हवाखोरी के लिए भेजता। वो मौजू छिड़ जाने के बाद गजाला अपने जहन में उठने वाले हर सवाल का जवाब हासिल करने का फैसला कर चुकी थी। तुमने शायद मेरी बातें गौर से नहीं सुनी, बस मेरी एक बात तुम्हारे जहन में अटकी रह गई। इस बार वीरा ने गजाला के एतराज का जवाब दिया। मैंने उसे हवाखोरी के लिए बाहर चलने पर आमादा करने की कोशिश की थी, मगर उसने मुझे टाल दिया। बात उस वक्त बनी जब उसके दिल में डैनी को पकड़ लेने का तजस्सुस पैदा हुआ। वो हल्के से सरूर में था, मुझ पर गालिब था, और जब मैंने सरसरी अंदाज में ये इम्कान जाहिर किया कि डैनी जहांगीर के घर पर मौजूद हो सकता है, तो बेचैन हो गया। उसने मुझे हवाखोरी के लिए नहीं, डैनी को पकड़वाने में मदद देने के लिए अपने आदमियों के साथ भेजा था। इसे तुम मेरी खुश नसीबी कह सकती हो कि मैं उसके दिल में डैनी के बारे में खुशगुमानी पैदा करने में कामयाब होगी। उसकी ज़हनी रूह डैनी की तरफ न बहकती तो वो किसी कीमत पर मुझे खुला आसमान न दिखने देता, राजमहल की दीवारों में मेरी मिट्टी पलीद करके रख देता। इससे क्या फर्क पड़ता, तुम ऐसी बातों की आदी हो गई हो। सुल्तान शाह ने नीची आवाज में तबसरा किया। क्या तुम किन बातों का जिक्र कर रहे हो? वीरा ने चौंक कर इस्तवा आमेज अंदाज में सवाल किया। कुछ नहीं, मैं खुशगुमानी और बदगुमानी का जिक्र कर रहा था। वीरा के जारहाना लहजे पर सुल्तान शाह बुखला गया। तुम्हारे पकड़े जाने की खबर ने मुझे हिला कर रख दिया था। मैंने बात घुमाने के लिए गहरा सांस लेकर कहा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे तुम्हारा खेल खत्म हो गया हो। मेरी दानिश में यह मामला बहुत लंबा चलना चाहिए था, लेकिन बहुत हैरतनाक तेजी से निमट गया। मेरी भी अकल माऊफ थी। इस बार वीरा ने ईमानदारी से कहा। शराब नोशी के दौरान में मैं कई मसाइल का शिकार थी। बदतरीन जहनी दबाव के आलिम में उसे खुद से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे अम्मा पर उसे यह बावर कराना चाह रही थी कि मैं तुम्हारी बालादस्ती से आजिज आई हुई हूँ, फिर उसे तुम्हारी तलाश पर उकसा रही थी। उसके लिए यह ख्याल किसी ताकतवर मकनतीस की तरह पुरकशिश साबित हुआ कि जहांगीर के घर पर छापा मारकर तुमको पकड़ लिया जाए। यह अनोखा ख्याल खुद मैंने उसके जहन में डाला था, मगर जब उसने मेरी ये तजवीज़ कबूल कर ली तो मैं खुद चकरा करेगी। यह बात मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी को मेरी आज़ादी का नुक्ता या आगाज साबित होगा। मेरे जहन में यह खलिश डंक मारने लगी कि मैं खुद तो पकड़ी गई थी, अपने साथ जहांगीर के लिए भी एक गंभीर मसला पैदा करने जा रही थी। तुम्हारे हाथ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सोबराज के आदमी मेरे साथ जाकर एक बार जहांगीर का घर देख लेते तो बार बार उसे तंग करना शुरू कर देते।
और कुछ अजब नहीं कि उसे भी पकड़कर राजमहल में ले आते। अब तुमने असल बात बतानी शुरू की है। वीरा सांस लेने के लिए खामोश हुई तो गजाला ने तौसीफी लहजे में कहा, मैं यही सब जानना चाह रही थी कि तुमने अचानक कौन सा मंत्र पढ़ा कि उसकी अकल घास चरने चली गई। इस पर डैनी के नाम के सिवा कोई मंत्र काम नहीं कर सका था। वीरा ने हंसते हुए बताया, राजमहल से रवाना होने तक मैं परेशान थी कि इन चारों को कहाँ ले जाऊं, किस तरह धोखा दूं। मेरे जहन में आंधियां सी चल रही थी और अहमकाना ख्यालात सर उभार रहे थे। मैंने कई बार उनसे लड़ मरने के बारे में सोचा, मगर इसका नतीजा अपनी दर्दनाक मौत के सिवा और कुछ नजर नहीं आया। आखिरी दर्जे की बेबसी के आलम में अचानक मेरे जहन में अव्वल खान से मिली हुई अंगूठियों का ख्याल आया और तेजी से जान पकड़ता चला गया। राजमहल से काफी दूर निकल जाने के बाद मुझे वो ध्यान आया था और मैंने अपनी सारी तवज्जो उस पर मरकूज कर दी। मैं भी यही कह रहा था कि इस निजात में तुम्हारी किसी मंसूबाबंदी से ज्यादा तुम्हारे मुकद्दर की खूबी का दखल था। सोबराज ने तुम्हें राजमहल से बाहर निकालने का फैसला किया और फिर सफर करते हुए तुमको मायूसी के आलम में अपनी जहरनाक अंगूठियां याद आके सुल्तान शाह ने अपनी टांग अड़ाई। ये क्रेडिट फिर भी वीरा को जाता है, मैंने उसकी तरफदारी करते हुए कहा। इसने सोबराज से अपनी गुफ्तगू उस ढप से आगे बढ़ाई कि उसे जहांगीर के घर पर मिलने का यकीन हो गया। उसे यकीन ना होता तो वो वीरा को हरगिज बाहर ना भेजता। ये बारीकियां इन दोनों की समझ में नहीं आ सकती। वीरा बोली, ये बात तुम ही समझ सकते हो। इस वक्त मैं सोबराज से रवानी से बातें कर रही थी, लेकिन मेरे जहन पर बहुत भारी बोझ था। मैं एक एक लफ्ज तोल कर बोल रही थी। बस अब तुमने इसका दिमाग खराब कर दिया। सुल्तान शाह ने उसकी बात काट कर मुंह बनाते हुए मुझसे शिकवा किया। खुद सताई इसका पुराना मर्ज है। हमायत के दो बोल सुनते ही पूरी शिद्दत से ओद कर आता है। अब ये घंटे तक खुद अपनी तारीफें करके हमारे कान खाती रहेगी। मैं तुम्हारी तरह अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनती। वीरा ने जल कर कहा, मैं हकीकत बता रही हूँ, तुमको नहीं सुनना तो ना सुनो, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। तुम सुल्तान शाह की तरफ से अपने कान बंद कर लो। गजाला ने उसे मशवरा दिया, और अपनी बात जारी रखो। ये ज्यादा देर तक तुमसे ना उलझे तो इससे इख्तलाजी दौरा पड़ने लगता है। तुम इसके खलजान को नजरअंदाज कर दो। वीरा ने कहर बार नजरों से सुल्तान शाह की तरफ देखा, फिर गजाला की तरफ मुतवज्जा हो गई। मेरे लिए वो सारा वक्त बहुत कड़ा और आसाब शिकन था। मुझे हैरत है कि कल किसी ने मुझसे इस ताज़ा वाक़े के बारे में कुछ नहीं पूछा। आज तुम्हें हर बात याद आ रही है। ये बातें कल भी मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। गजाला बोली, इस वक्त तुम्हारे आसाब भड़के हुए थे, तो मुश्किल हालात से निकल कर आई थी। मैंने तुम्हें छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। उस वक्त शायद तुम ये तफसीलात बता भी नहीं सकती थी। वाकई एक डरावना ख्वाब था। वीरा ने हल्की सी झुरझुरी लेकर कहा, जो कुछ हुआ बहुत तेजी के साथ होता चला गया। शायद मैं अपने फैसले पर अमल करने में ज्यादा देर लगाती, लेकिन गार्डन रोड पर अव्वल खान की गाड़ी देखने के बाद मेरा हौसला बढ़ गया और मैं तेजी के साथ अपने फैसले पर अमल कर गुजरी। डैनी तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। इसने भाप लिया था कि तुम चूहेदान में फंसी हुई हो। सुल्तान शाह फिर बोल पड़ा। इसे अंदाजा था कि बाहर से मदद का कोई आसरा मिले बगैर तुम फली भी नहीं फोड़ सकोगी। इसने खास तौर से अव्वल खान से कहकर थोड़ी देर के लिए गाड़ी आगे निकलवाई थी। अब तुम खुद मान रही हो कि वहीं से तुम्हारी कहानी का रुख बदल गया। तुमको हमारी मुबारक सूरतें नजर ना आती तो तुम हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती। मैंने डैनी और अव्वल खान को देखा था। तुम्हारी सूरत नजर आती तो बनता हुआ काम बिगड़ जाता। ये तुम्हारी नजरों का कसूर है। सुल्तान शाह ने अकड़ कर कहा, मैं भी इन दोनों के साथ मौजूद था। मुझे मालूम है कि तुम आसमान से नहीं टपके थे, इन दोनों के साथ थे, मगर मैंने तुम्हारी सूरत नहीं देखी थी। ओवरटेकिंग के वक्त तुम नीचे दुबक गए थे। मैंने बहस समेटने के लिए सुल्तान शाह को याद दिलाया। सोबराज के आदमियों में से कोई तुमको पहचान सकता था। उस वक्त तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। वीरा ने टुकड़ा लगाया और नागवारी से सुल्तान शाह का मुंह बन गया, जो जहां था वहां बहुत कामयाब था। गजाला जल्दी से बोली, रात की मुहिम तुम तीनों ने अव्वल खान के साथ मिलकर सर की थी। पिछली कामयाबियों पर जरूरत से ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं। मैंने इन तीनों को तारीफ की। वीरा बुरी तरह उसके जाल में फंस गई थी। अभी सिर्फ इसको आजादी मिली है। सोबराज का असल मसला अपनी जगह पर जूं का तू है। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। अब क्या सोचना, निक को वर्गला कर तुम अपना काम शुरू कर चुकी हो। वीरा ने बरजस्ता कहा, निक के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका फैसला 1 घंटे बाद ही मालूम होगा। मैंने तफक्कुर अमेज लहजे में कहा, तुम इस दौरान में सोबराज से सैटेलाइट फोन पर बात क्यों नहीं कर लेते? सुल्तान शाह ने पूछा। इसका सवाल माकूलियत पर मबनी था। मैं सोबराज के लिए राजमहल फोन कर चुका था। वहां से मिलने वाली इतलात के मुताबिक वो बैंकॉक में था। पिछली रात मैंने कराची एयरपोर्ट पर उसे सैटेलाइट फोन पर बात की थी। इस वक्त मैं डैनी बना हुआ था। इस बार मुझे उसे कर्नल तावर बनकर बात करनी थी। मैंने कुछ देर के लिए खामोश रहकर अपने ख्यालात को यकजा किया और फिर फोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। सोबराज के लिए सैटेलाइट फोन बहुत अहम था। मुझे यह अंदाजा था कि सैटेलाइट फोन के नंबर के साथ
किसी मुल्क या शहर का कोड डायल करने की जरूरत नहीं थी। वो फोन दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, इसका नंबर वही रहता है। इसकी पहली घंटी बजते ही मुझे सोबराज की तरफ से जवाब मिल गया। उसकी आवाज़ बहुत साफ और वाज़ेह थी। सोबराज साहब, मैं कर्नल दावर बोल रहा हूँ, मैंने बदली हुई रौबदार आवाज़ में कहा। कौन कर्नल दावर? उसने हैरत से सवाल करने की कोशिश की थी, मगर मुझे उसकी आवाज़ में तशवीश का अंसर महसूस हुआ था। मेरा मुदबाना अंदाज शायद उसके लिए मजीद हैरान कुन था। सर, मैं इस एजेंसी का अफसर हूँ जिससे आपको कुछ शिकायत पैदा हो गई हैं, और शायद तुम स्पेशल टास्क फोर्स की बात कर रहे हो। उसकी आवाज़ में बेपरवाही आ गई। कर्नल दावर का नाम उसके लिए किसी भी तरह अजनबी नहीं हो सकता था। निक कर्नल दावर को घेर घार कर कोबरा के सुपुर्द करना चाह रहा था, और कोबरा के नकाब के पीछे पीछे सोबराज का चेहरा छुपा हुआ था। वो ज्यादा पुरानी बात नहीं थी। कर्नल दावर ही की वजह से सोबराज को निक की हदायत पर अर्जुन को फौरी तौर पर मरवाना पड़ा था, और वहीं से उसका खेल खराब होना शुरू हो गया था। सोबराज जैसा कीना परवर शख्स इन बातों और इस नाम को इतनी आसानी से फरामोश नहीं कर सकता था। सर, आप ठीक समझे हैं, मैं इसी फोर्स का नुमाइंदा हूं, मगर हम अपनी फोर्स का नाम गैर ज़रूरी तौर पर अपनी जुबान पर नहीं लाते। आप बाखबर और बारसूख आदमी हैं, इन बातों से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। मैंने अपनी अदाकारी जारी रखी। मैंने ज़रा सी देर पहले निक से इसी रूप में बात की थी और उसे यह बताकर बेचैन कर दिया था कि डैनी मेरे कब्जे में आ चुका था। लेकिन मैंने सोबराज से डैनी के बारे में खुलकर ऐसी कोई बात न कहने का फैसला कर लिया था। मैं उसे पूरा प्रोटोकॉल दे रहा था और सिर्फ वही किरदार अदा करने का ख्वाह था जो STF के सरबराह ने अव्वल खान के जरिए मुझे तफवीज़ किया था। अगर सोबराज मुझसे ये जानने की कोशिश करता कि आया डैनी मेरी तहवील में है, तो साबित हो जाता कि निक ने उसे मेरी और अपनी गुफ्तगू से आगाह कर दिया है। सोबराज इस बारे में खामोश रहता तो यह अंदाज़ा कायम किया जा सकता था कि निक ने सोबराज को इस मामले में अलग थलग रखने का फैसला कर लिया है। वो हर कीमत पर, बल्कि सोबराज के सर की कीमत पर भी डैनी को हासिल करने का ख्वाहिशमंद था। मैं हर बात जानता हूँ। मेरे फिदवियाना लबो लहजे से हिम्मत पाकर सोबराज बरहमी के इजहार पर मायल हो गया और तुरुश लहजे में बोला, मगर तुम लोगों को मुझसे क्या पुरख्वाहिश हो गई है? तुम मुझे और मेरे मुलाजमों को क्यों हरासा कर रहे हो? सर, आपको गलत फहमी हुई है, मैंने तहम्मुल से जवाब दिया। मैं इसी सिलसिले में ज़ाती तौर पर आपसे मिलकर इस गलत फहमी का अजाला करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में मैंने पहले राजमहल फ़ोन किया था। वहाँ से आपके पर्सनल सेक्रेटरी सुनील ने बताया कि आप किसी काम से बैंकॉक गए हुए हैं। ये इतला मुझे मिल चुकी है। सोबराज का वो जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। वो कह रहा था, इस वक्त तुम मुझसे बहुत अदब के साथ बात कर रहे हो, लेकिन सुनील के साथ तुम्हारा लबो लहजा बहुत दुरुस्त और ताहकमाना था। तुम्हारे फ़ोन से वो बेचारा खौफसदा हो गया है। हम मजबूर हैं सर, हर एक के साथ हम नरमी से पेश नहीं आ सकते। ये मामला बहुत अहम था। वो आपका मुलाजिम है, मुझे टालना चाह रहा था। अगर आप चाहें तो मैं इससे माजरत कर लूँगा। हम लोग गैर ज़रूरी तौर पर किसी को हरासा नहीं करते। माजरत की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुमको मालूम होना चाहिए कि बड़े लोगों के ज़ाती मुलाजिम भी कम अहम नहीं होते। तुमको मेरा सेटेलाइट फ़ोन नंबर किसने दिया? सर, यह हमारे रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैंने उसे STF की कारकर्दगी से मरऊब करने की नीयत से कहा। अगर अब भी नागुज़ीर ज़रूरत ना होती तो मैं आपसे इस नंबर पर राब्ता न करता। हम हर कीमत पर जल्द अज जल्द आपकी शिकायत रफ़ा करना चाहते हैं। ये इस्लामाबाद वालों की भी ख्वाहिश है। कल STF का एक आदमी किसी आवारा और मशकूक लड़की को लेकर राजमहल में आया था। कदर सुकूत के बाद सोबराज की तरफ से जवाब आया। मेरे अमले ने पूछगछ के लिए उस लड़की को बहला फुसला कर रोक लिया। लड़की ने ड्राइवर को वापस भेज दिया। क्या वो लड़की अब भी राजमहल में है? मैंने बेताबी का इजहार किया। क्या बेहुदा सवाल कर रहे हो? रात गए मेरे आदमियों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तो क्या आपको उसी आवारा लड़की ने बताया कि वो STF के लिए काम कर रही है? मैंने मासूमाना लहजे में सवाल किया। उसे कुछ मालूम नहीं था। उसे एक रात के लिए 2000 रुपए में खरीदा गया था। मेरे आदमियों ने गाड़ी वाले का पीछा किया। वो राजमहल से सीधा स्टेशन 4 गया था। मैंने गाड़ी का नंबर होम सेक्रेटरी को लिखवा दिया था। मुझसे इजरा करने के बजाय गाड़ी और ड्राइवर को तलाश करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। उसकी आवाज़ से नागवारी मुतरश्शिद थी। सर, वो गाड़ी तलाश के बावजूद नहीं मिली। एक्साइज डिपार्टमेंट में पिछले 7 बरसों से इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। गुमान है कि वो तबाह होकर किसी कबाड़खाने में पहुंच चुकी है। दूसरी बात जो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं वो ये है कि स्टेशन 4 से कोई आदमी राजमहल की तरफ गया, न वहां से आया। ये कोई संगीन गलत फहमी मालूम होती है। तो क्या मेरे आदमी झूठ बोल रहे हैं? उसकी आवाज़ बुलंद हो गई। मैंने ये नहीं कहा, मैं गलत फहमी का जिक्र कर रहा था। मैंने अपना लहजा नर्म और मुल्तजियाना रखा। इस फोन पर मैं इन बातों में वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। वो बिफर गया। तुम राजमहल जाकर सुनील से बात करो। हो सकता है कि तुम्हारी पहेलियां उसकी समझ में आ सके। मैं किसी वक्त वापस आकर उससे रिपोर्ट ले लूंगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारी पाली हुई एजेंसियां हमारे ही चेहरों पर धूल उड़ाने लगें।
उसके एक एक लफ्ज से गुरूर और तकब्बुर की बू आ रही थी। उसने मुझे मजीद कुछ कहने का मौका दिया बगैर फोन बंद कर दिया। निक ने तुम्हारा फेंका हुआ कांटा निगल लिया है। बात खत्म होते ही सुल्तान शाह मुसर्रत आमेज लहजे में बोला, इस वक्त यही 2 काम हुए हैं। अव्वल खान का दिया हुआ काम हो गया, अब मैं सीधा राजमहल जा सकता हूँ। सोबराज ने मुझे वहां जाने की इजाजत देकर एक मुश्किल आसान कर दी है। दूसरी तरफ निक की नीयत सामने आ गई। उसने इस बार सोबराज को एतमाद में नहीं लिया। दोनों अपने अपने कार्ड्स अलग अलग खेलने के चक्कर में हैं। वीरा बोली, ये इनका गठजोड़ टूटने की पहली कड़ी है। हैरत की बात यह है कि उसने पजीरो वालों का सिरे से जिक्र नहीं किया। गजाला वाकई मुतहय्यर थी। इस बारे में डैनी से उसकी खुली खुली बातें हो चुकी हैं। वो समझ रहा होगा कि दूसरों ने अभी राजमहल के बारे में जुबान नहीं खोली तो उसे भी पहल नहीं करनी चाहिए। वीरा ने अपनी राय थी, कोई बात करेगा तो वो इसका जवाब जरूर देगा। अभी उस पर हाथ नरम रखना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान लौट आए। एक मरतबा वो यहाँ लौट आया तो उसे निमटना आसान हो जाएगा। सुल्तान शाह बोला, अब उससे ज्यादा नरम हाथ क्या हो सकता है कि मैं मुसलसल उसके सामने बिछा जा रहा था। अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे सर कह रहा था। मैंने कहा, यही मैं कह रहा था। तुमने बहुत अच्छा किया कि उसके साथ नरमी से बात की। इस वक्त मसलियत का यही तकाजा था। STF के पास ने आपको सोबराज से मिलने का इख्तियार दिया है, मगर आपकी बातों से यूं लग रहा है जैसे आप उसकी वापसी से पहले राजमहल जाने का इरादा रखते हैं। गजाला ने दबल लहजे में सवाल किया। तुम सही समझ रही हो, मैंने अपने सर को असबात में जुम्बिश देते हुए कहा। मैंने अव्वल खान से पूछ लिया था कि कर्नल थावर STF की किसी हदायत या मशवरे का पाबंद तो नहीं होगा। ये मेरी अपनी मर्जी और सवाबदीद है कि मैं राजमहल कब जाता हूँ। मुझे सुनील से मिलने की इजाजत देकर सोबराज भी दाम में आ गया है। वो कर्नल थावर पर कोई इल्जाम तराशी नहीं कर सकेगा। सोबराज से तुम्हारी गुफ्तगू कुछ अधूरी और तिश्ना रही। वीरा ने चंद सानियों के बाद झिझकते हुए जुबान खोली। मैं खुद भी उससे होने वाली बातों को तूल देना चाह रहा था, मगर उसने फोन बंद कर दिया। मैंने डैनी की हैसियत से बात करके उसे बहुत ज्यादा डरा दिया था। अब उसे इंतजार होगा कि पुलिस वाले पजीरों के वाक़े को किस जाविये से देखते हैं। शायद वो पजीरों के मामले पर अपनी जुबान न खोलता, मगर मैं उसे कुछ और उगलवा सकता था। यह बहुत मुश्किल काम है। अभी तक तुमने डैनी और कर्नल दावर का दोहरा किरदार बहुत खूबी से निभाया है। इसमें किसी भी वक्त गड़बड़ हो सकती है। वीरा ने अपना खदशा जाहिर किया। मुझे जहन पर जोर देकर यह याद रखना पड़ रहा है कि मैंने उसे किस रूप में क्या कुछ कहा है। यही मसला निक हार्वे के साथ दरपेश था। इस उलझन से निजात पाने के लिए मैंने निक से यह कह डाला था कि डैनी अब कर्नल दावर के कब्जे में है। यह कह देने के बाद गड़बड़ होने का खदशा खत्म हो गया है। तुम्हें यह बात सोबराज से भी कह देनी चाहिए थी, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। सुल्तान शाह ने मशवरा दिया। वो डर जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए मानी खिजलाया में कहा, देखना है कि निक मेरी कही हुई बात कब तक उससे छुपाता है। यूं ही मुझसे कोई गड़बड़ हुई मैं उसे भी बता दूंगा कि अब डैनी मेरे कब्जे में आ चुका है। मुश्किल यह है कि डैनी को सब कुछ मालूम है। वह हशमत, कोबरा और सोबराज की तकौन के राज से वाकिफ है। उसे निक और सोबराज के मरासिम का भी इल्म है, लेकिन बेचारा कर्नल दावर इतना ज्यादा बाखबर नहीं है। और अब तो उसके सर पर एक और नई जिम्मेदारी आन पड़ी है कि उसे STF के बारे में सोबराज की शिकायत दूर करनी है। वीरा ने तमस्कुराना अंदाज में तबसरा किया। देखना है कि यह चक्कर कब तक चलता है।